नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ईद का त्योहार पहली बार सादगी से मनाया गया। भारत और इस्लामिक देशों समेत पूरे विश्व में इस बार ईद पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। दुनिया के कई इस्लामिक देशों में ईद की नमाज को या तो सीमित कर दिया गया है या फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहली बार है कि दुनिया भर के 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों ने अपने सबसे खास त्योहार को सादगी से मनाया है। खबरों के अनुसार कोरोना को रोकने के लिए सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की समेत लगभग सभी मुसलमान देशों में सख्त सावधानी बरती गई है। कई देशों में नमाज के लिए आयोजित की जाने वाली सभाएं भी प्रतिबंधित या सीमित कर दी गई हैं। पाकिस्तान में भी सरकारी निर्देशों के अनुसार ही ईद की नमाज अता की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच ईद के मौके पर होने वाला मिठाइयों का आदान प्रदान सोमवार को सीमा पर नहीं किया गया। सेना के अनुसार अभी दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों के चलते मिठाइयों के आदान प्रदान से बचा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद की घटनाएं पश्चिमी सीमा पर हमेशा की तरह लगातार जारी हैं और इसलिए मिठाइयों का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू से लेकर गुजरात तक किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है। हालांकि बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। बीएसएफ ने बयान देकर कहा है कि दोनों देशों और सीमा की पहरेदारी करने वाले बलों के बीच में संबंधों में गर्मजोशी कई मौकों पर देखने को मिली है और आज भी ईद के मौके पर खुशियां साझा की गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ब्रिटेन की। जी हां, आपको बता दें कि यूके के डर्बी में गुरुद्वारा अर्जन देव गुरुद्वारे पर हमले का मामला सामने आ चुका है। गुरुद्वारे पर एक शख्स ने हमला किया, तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर गुरुद्वारे पर इस तरह के हमले के पीछे हेट क्राइम की बात कही जा रही है। इस हमले को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमला किस प्रकार से किया गया और विदेश मंत्री जयशंकर से यूके के अपने समकक्ष के सामने इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। सिरसा ने ट्वीट में लिखा है कि एक और हेट क्राइम की घटना से आहत हूं। गुरु अर्जन देव गुरुद्वारे पर हमला हुआ है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने गुरुद्वारा साहिब में तोड़फोड़ की है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारत की सीमाओं पर तनाव लगातार जारी है। पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अब नेपाल और चीन भी आंखें दिखाने लगे हैं। जानकारी के अनुसार लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है और इस बीच चीन ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर का पहला परीक्षण किया है। चीनी मीडिया के अनुसार इस हेलीकॉप्टर को भारत से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि लद्दाख में पहले से ही दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां आमने सामने हैं। यह हेलीकॉप्टर रेकी करने के मकसद से भी लगाया जा सकता है। ये 5 किलोमीटर की रेंज में 6,700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी ज्यादातर स्पीड जो है वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि चीन की सलाह पर नेपाल की तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। दरअसल भारत ने 8 मई को लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने कहा था कि ये विरोध किसी और के इशारे पर किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अब नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर ने अब भारतीय सेना प्रमुख की आलोचना कर दी है। उन्होंने इस बयान को नेपाल के लिए आपत्तिजनक बताया है। आपको बता दें कि भारत में लिपुलेख मार्ग का उद्घाटन और नेपाल के नए नक्शे में भारत के हिस्से पर अपना हक दर्शाया जाना, इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। अब भारतीय सेनाका प्रमुखले बोल्छन्, एउटा प्रोफेसनल आर्मीले
पोलिटिकल विषयहरूमा जुन उसले तर्क गरिरहेछन् यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। कतिपयले भन्छन् नेपाली। तो आपने देखा किस तरह से आपत्ति जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं ऐसे समय में अमेरिका इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल 27 मई को मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा, जिसमें अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरने जा रही हैं। इस मिशन के लिए रिहर्सल भी पूरी हो चुकी है और लगातार नासा की तरफ से इसके बारे में अपडेट दी जा रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इस उड़ान के गवाह बनने जा रही हैं, लेकिन आम लोगों से निवेदन किया गया है कि वो उड़ान का लाइव टेलीकास्ट घर पर ही देखें। आपको बता दें कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेन केन और डगलस हर्ले इस मिशन में स्पेस स्टेशन जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार देश में जारी है। कोरोना के मामले भी 1 लाख को पार कर चुके हैं और इसका असर कई राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन्हीं में से एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां कोरोना का फैलाव लगातार बरकरार है। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 50,231 हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले इन्हें एहतियात के तौर पर होम क्वारंटीन रखा गया था और फिर नांदेड़ के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पर कोरोना लॉकडाउन तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। लॉकडाउन और हरियाणा बॉर्डर सील होने के बावजूद मनोज तिवारी सोनीपत पहुंच गए थे, जहां क्रिकेट में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें मास्क ना पहनने पर उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मनोज तिवारी ने सफाई पेश कर दी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये हमने भी देखा कि कुछ चैनलों ने इसको चलाया, कुछ अखबारों में इसको लिखा गया। मैं हमेशा लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का और नियमों का पालन करता हूं और मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। इसमें बुरा नहीं मानिएगा, जिन लोगों ने इसको चलाया है उनकी नीयत में खोट है और उनको शायद ये पता नहीं कि अब स्टेडियम खोलने का निर्देश हो चुका है एमएचए का और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिना दर्शक के खेल और खेल की एक्टिविटी करने का परमिशन हो चुका है। उसी लिए कल ही वो जो गन्नौर का एक जो स्टेडियम है, हालांकि वो प्राइवेट कुछ लोगों का है, सरकारी भी नहीं है, तो उसको अब इसी नियम के तहत शुरुआत हुई तो मैं वहाँ पे गया था और हम पूरे समय में हमने मास्क लगाए हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा जो लोग दिखा रहे हैं टीवी पे, मैं एक दो न्यूज़ चैनल पे देखा हूँ, एक पे देखा कि वो जिसमें मैं मास्क पहना उसी को कह रहे हैं कि मास्क भी नहीं लगाए हैं और जो शब्द बोल रहे हैं उसमें उनकी खींच ज़्यादा दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। अब खेल के मैदान खुल गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। मनोज तिवारी के हरियाणा में क्रिकेट खेले जाने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार पर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित बयान पर भी रिएक्शन दिया है। ये है कि हरियाणा की सरकार डॉक्टर्स को दिल्ली काम करने के लिए नहीं आने देती या दिल्ली में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको वापस हरियाणा में नहीं घुसने देती। आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने सड़कें तोड़वा दी, जो हरियाणा और दिल्ली को मिलाने वाली सड़कें थी, वो कुछ इलाकों में इन्होंने सड़कें पूरी की पूरी सड़क खोद डाली। तो जहां आप एक तरफ डॉक्टर्स को और दिल्ली में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के भी हरियाणा प्रवेश में रोक लगाते हैं,
वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी को आपने कैसे वहाँ पर खेलने की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की छूट दे दी? क्या वो दिल्ली के सांसद नहीं हैं? और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, संवेदनशीलता का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त में मैसेज देने का जहाँ तक सवाल है, उस पर भाजपा क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है चुनाव तैयारियों को लेकर। मनोज तिवारी जी जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे संकट के समय में देखिए, मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जी या उनकी पार्टी के नेता किस दूसरे पार्टियों के नेताओं के प्रति अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, ये कोई पहली घटना तो है नहीं। मुझे लगता है कि उनके यहाँ से इस बात की पूरी तरह से खुली छूट रहती है कि जिसके खिलाफ भी चाहो खुद जो मन में आए बोलो। आपने देखा होगा चुनाव के समय यही प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल जी को आतंकवादी तक कह दिया था। तब ये तो इनके पार्टी का संस्कार है, उस पर क्या कहा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी तैयारी क्या है, इस संकट के प्रति आप कितना सचेत हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार लगातार एक नहीं अनेक फैसले उन्होंने, चाहे कोरोना की बीमारी से निपटने के हों और चाहे भोजन के संकट से निपटने के हों, या इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश हो, हर स्तर पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम मरीजों के लिए क्या इंतजाम कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी भी मरीजों की या गंभीर रूप से जो संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, हॉस्पिटल में बेड उतनी ऑक्यूपाई नहीं हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके हमने तैयारी करके रखी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 2000 बेड आरक्षित रहेंगे ऐसे मरीजों के लिए जो संक्रमित होकर आते हैं, उनका इलाज आसानी से हो सके। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने गांधी परिवार को लेकर बयान दिया है। प्रवेश वर्मा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है और साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। कैसे, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और सभी तपस्या कर रहे हैं, 2 महीने से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबके धंधे बंद हो रहे हैं, सबके नुकसान हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी वो, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति है, मगर ऐसे में एक परिवार जिन्होंने इस देश में 50 साल उन्होंने राज किया, एक परिवार के लोग सभी सदस्य बार बार आकर देश में पैनिक जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डर बिठा रहे हैं, हर चीज़ को उन्हें गलत दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये सारा कोरोना वायरस ख़त्म ना हो जाए, उन तीनों को क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए। और इससे लोगों के अंदर में पैनिक फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमारे पास में 3000 बेड की व्यवस्था हमारी दिल्ली सरकार ने कर ली है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 30,000 बेड बना लिए। क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, दिल्ली को वो कोर्ट नहीं मानते, दिल्ली की जनता को वो कुछ नहीं मानते, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं, अनाप शनाप कोई भी फिगर बता देते हैं। जैसे उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के 10 लाख लोगों को खाना खिला रहा हूँ, मैं ट्रेनें भेज रहा हूँ, मैं बसें भेज रहा हूँ। अब कोई गिनती तो करता नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि हमने 30,000 बेड बना लिए, मगर दिल्ली सरकार का ही वकील कोर्ट में जाकर एफिडेविट देता है कि हमारे केवल 3100 बेड तैयार हैं। तो जो इतना बड़ा गैप है, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री इस पे कुछ बोलना चाहेगा? मैं नहीं समझता। आज अगर दिल्ली में भगवान ना करे किसी को कोविड पॉजिटिव केस आता है, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाने लायक नहीं है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात तो छोड़िए, वो लोग तो पैसा लेके इलाज कर रहे हैं, मगर सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, उनको गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये स्थिति है। आप
कोई भी जाकर देख सकता है, हर जगह। हम तो रोज़ ही अपना सोशल मीडिया पे हमें इतने सारे मैसेज आते हैं कि हमें कोई अटेंड ही नहीं कर रहा, कोई हमारा टेस्ट ही नहीं कर रहा। कल मेरे क्षेत्र में रघुवीर नगर में एक पूरे परिवार को अपना कोविड पॉजिटिव हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कोई दिल्ली सरकार का प्रशासन, डीएम, कोई भी वहाँ जाकर उनका टेस्ट करने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। हरियाणा के पंचकुला में पहुंचने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान रतन लाल कटारिया ने देश और प्रदेश वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कटारिया ने घोषणा करते हुए कहा है कि उन्हें हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिसे वो अपने लोकसभा के तीनों जिलों में विकास करने के कार्य में लगा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधा और कहा है कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। जब सारी गंभीरता सामने आई तो पीयूष गोयल जी से बातचीत की, उनको पत्र लिखा और वो पत्र रंग लाया, बातचीत रंग लाई, तो उस पर कार्रवाई अब हो रही है। मैं तो यही कहता हूं कि रणजीत सिंह सुरजेवाला जो है ना, वो 2 ट्रक झूठ के लेके चलता है और उनको बांटता हुआ चला जाता है। उसके वक्तव्यों में कोई सब्सटेंस नहीं होता और प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं। 2 बार उसका थोड़ा उधर लिया और अब बड़ौदा के अंदर बाई इलेक्शन होने वाला है। अगर तीसरी बार भी कुछ लेना हो तो वहां आजा, लोग बता देंगे। सारे दिन बेबुनियाद बातें करना, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाना, ना कोई ऐसा ब्योंत है, उससे बाहर जाकर बड़ी बड़ी डींगे मारना, लोग इन चीजों को लाइक नहीं करते। कोरोना के महामारी के कार्यकाल में भी मेरा डिपार्टमेंट घर घर नल से जल योजना पर काम कर रहा है और हमने हिंदुस्तान के हर राज्य को कह दिया है कि जितना काम वो करना चाहें करें। 2024 तक हर घर में नल से जल देना है। काम आप करिए, पैसे हम देंगे। 1 करोड़ रुपए का फंड आया है और उस फंड को मैं अपनी लोकसभा के तीनों जिलों में 50 काम ऐसे हैं जिनके लिए मैं उसको आज जारी कर रहा हूं। और पहला जो मेरा फंड था इस साल का, वो सारा मैंने कोरोना महामारी के निदान के लिए दे दिया है और ये 2.5 करोड़ बचे थे, तो ये मैं विकास कार्यों के लिए आज दे रहा हूं। और वहीं अंबाला में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मजदूरों पर झूठी राजनीति क्यों दिखा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मजदूरों के पलायन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन असल सवाल ये है कि 72 साल की आज़ादी के बाद मजदूर ही क्यों है? उनके पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है? पैर में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं है? इन 72 सालों में से 50 साल तो कांग्रेस का राज रहा है। मजदूरों के पलायन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत राजनीति हो रही है, पर चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि 72 साल की आजादी के बाद भी मजदूर ही क्यों है? मजदूर के पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है? मजदूर के पास पैरों में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं है? 72 साल में से 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। फिर ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मजदूरों पर इतनी झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? और क्यों ये इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं? असली मुद्दा ये है।
और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हरियाणा प्रदेश में अब की बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है और 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा रहे हैं। वहीं सरसों की खरीद के एवज में भी 2,000 करोड़ रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि अभी भी गेहूं और सरसों की फसल खरीदी जा रही है। गेहूं के लिए हमारा 73-74 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है। हमारे व्यापारी भाइयों के पास दिक्कत थी कि उनका संबंध पड़ोस के गांव से दूसरे प्रांतों से 8-10 किलोमीटर पे था। उनको भी मौका दिया गया, रजिस्टर करके उनकी फसल को भी लिया जा रहा है। और आकलन ये है कि जो पिछले साल का हमारा प्रिक्योरमेंट था हरियाणा में, इस साल उससे आगे बढ़ेगा। खुशी की बात किसान के एक है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को लेकर फैसला लिया है। अब जिस राज्य में मजदूर जाएंगे उस राज्य की सरकार को पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस मामले पर बसपा के नेता सुधीर भदौरिया ने निशाना साधा। मजदूरों को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ा है और पलायन कर रहे मजदूरों को हमने देखा है किस बुरी हालत में इस समय देश के अंदर पैदल जाते हुए, भूख और प्यास से तड़पते हुए लौटते हुए हम लोगों ने देखा है। उनकी हालत आज बहुत ख़राब हो गई है। वैसे भी भारत सरकार मान रही है, थावरचंद गहलोत ने स्वयं कहा है कि इस समय जो बेरोज़गार हैं लगभग 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लें तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश अकेले में लगभग 3 करोड़ बेरोज़गार होने चाहिए। और अगर हमारे प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है जिसको भारत सरकार भी स्वीकार करती है, तो क्या योगी जी उनको रोज़गार देने में सक्षम हैं? एक तो इसका आर्थिक पहलू है कि इस प्रकार की घोषणाओं को पहले अपने अंदर सक्षम हम व्यवस्था पैदा करें कि उनको और दूसरा इसका एक संवैधानिक पहलू है। हमको आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इजाज़त देता है संविधान का। संविधान के अंदर जो हमें आने जाने की आज़ादी है पूरे देश के अंदर, उसका भी कहीं ना कहीं हनन करता है। मैं समझता हूं कि योगी जी का ये जो फैसला है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और भारत सरकार को उनको इसके बारे में सोचने के लिए कहना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बता दें कि वैसे तो ईद का रिवाज रहा है कि सेवइयां खाने के बाद घर के बड़े बूढ़े बच्चों को ईदी के रूप में कुछ पैसे देते हैं, जिनका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इतना ही नहीं, बच्चे ईद के लिए थोड़े थोड़े पैसे अपने गुल्लक में जमा करते हैं। लेकिन लखनऊ के त्रिवेणी नगर इलाके में कुछ बच्चों ने ईद में खुशियां मनाने के लिए अपनी गुल्लक में जोड़े हुए पैसे और मिली हुई ईदी से पलायन कर रहे श्रमिक मजदूरों को भोजन पानी की व्यवस्था कराने की बात की। ईद के जोड़े हुए पैसों से श्रमिक मजदूरों के फूड पैकेट्स की बात सरकार के अधिकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी तक पहुंची तो बच्चों के परिवार वालों की मांग पर अवनीश अवस्थी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने मुख्यमंत्री दफ्तर आए इन लोगों से खास बातचीत की। आज ईद का त्यौहार है। वैसे तो ईद के बाद बच्चों को ईदी दी जाती है, लेकिन लखनऊ में छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के आज ईद के दिन मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। आप मेरे पीछे डाला देख सकते हैं, देखिए केले हैं, इसमें बूंदी के पैकेट हैं, पानी की व्यवस्था है। ये सब फैजाबाद रोड पर जाएंगे और वहाँ जो श्रमिक मजदूर हैं और पूरी सब्जियां वगैरह उनको बांटी जाएंगी। बच्चों ने व्यवस्था करी है पूरी। सबसे बड़ी अचरज की बात है कि बच्चे अपने गुल्लक में ईद के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि त्यौहार आएगा उससे खरीदारी करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, घूमे फिरेंगे, जो भी मौज मस्ती करनी थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं इनके दिल में भी ये बात आई कि श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहिए और श्रमिक मजदूरों के लिए जिन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे से ये व्यवस्था करी है और सीधे तौर पर इनके साथ में जो इनके बड़े हैं उन्होंने सहयोग किया है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद अहमद, त्रिवेणी नगर से मोहम्मद अहमद है।
तो ये बच्चों को डिसाइड करा था कि हम लोग ईद का त्यौहार कपड़े शॉपिंग कुछ हो नहीं रही थी लॉकडाउन की वजह से। ईद तो हमेशा खुशियाँ हर साल बनाई जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा हम लोगों ने सब बच्चे अच्छे भी कहने लगे सब साथ में चलेंगे, तो इन्होंने सब कंट्रीब्यूट करके अपना ये सब खाना वाना, थोड़ा बड़ों का थोड़ा सा सपोर्ट है लेकिन सब बच्चों के ही पैसे सब कुछ है। तो साथ में मिलके सब लोगों ने कहा ईद का त्यौहार है, हर साल ईद बनाई जाती है, इस बार खुशियाँ थोड़ा मुसाफिरों के साथ बनाई जाए, वहाँ चल के थोड़ा सुकून भी मिलेगा और बस इसी काम में हम लोग लग गए। सीधे तौर पे बच्चों का ये प्लान था, आप लोगों ने कैसे सहयोग किया? अब इसे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ पर बांटेंगे? हम इसे फैज़ाबाद रोड पे ले जाके भोजन वितरण करेंगे। जो श्रमिक मजदूर भाई हमारे रास्ते में हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, उनकी ईद में हम भी शामिल होंगे, अपना पूरा समर्थन देंगे और सहयोग करेंगे। ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों को तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि सामान अवेलेबल करवा दिया, इन लोगों ने अपने गुल्लक फोड़ के पैसे दिए। अभी थोड़ी देर पहले अपर मुख्य सचिव से अवनीश अवस्थी जी ने इस डाले को हरी झंडी दिखाई है और ये डाला अब जाएगा फैजाबाद रोड पर, जहां श्रमिकों मजदूरों के बीच ये भोजन वितरण किया जाएगा। एक अच्छी पहल बच्चों के द्वारा करी गई है। श्रमिक मजदूरों की ये भी मजबूरी देख रहे हैं, आज ईद सादगी से मना रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गुल्लक में इन्होंने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो सब श्रमिकों के लिए इन्होंने भोजन की व्यवस्था करी है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। और वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के बीच कोलकाता और आसपास के इलाकों में ईद का जश्न इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी फीका देखने को मिला। लोगों ने ईद की नमाज अपने घर पर ही रहकर पढ़ी। शहर के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ईद पर दिखने वाली रौनक और चहल पहल सोमवार को नजर नहीं आई। सरकारी अधिकारी हाल ही में आए अम्फान चक्रवात के बाद गिरे पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने की कोशिशें करते हुए नजर आए। इस तूफान के कारण शहर के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पार्क, सर्कस और किदरपोर में हर साल जहां इस त्योहार पर काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है, वहां पर भी इस बार दुकानें ज्यादातर बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। कोरोना वायरस को लेकर पूरा विश्व में जब महामारी शुरू हुआ है और इसी का कारण से केंद्रीय सरकार से लेकर बंगाल सरकार की ओर से जो ईद मनाने के लिए जो आदेश किया है, खुद घर में बैठकर ईद पालन कीजिएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहना पर कहीं भी मस्जिद अभी भी सन्नाटा पड़े है। चलिए मस्जिद के एक इमाम के साथ हम खुद बात कर लेता है। अभी आप कैसे मना रहे हैं ये? अभी ईद इससे पहले जैसे लोगों का समागम होते थे, अभी बिल्कुल खाली है। सब अपना अपना घर में ईद की नमाज़ पढ़े हैं। इसलिए इस साल तो ऐसा ही लग रहा है, मस्जिद और पूरा वीरान जैसा लग रहा है। हम कोरोना वायरस के वजह से और चीफ मिनिस्टर की जो निर्देश मुताबिक ना हमने काम किया है, इसलिए गैदरिंग भी नहीं हुआ और सुकून के साथ अपना अपना घर में ईद पालन किया है। लेकिन जो खुशी है वो खुशी अब इस साल नहीं है। सीधा तौर से देख सकता है फिलहाल पश्चिम बंगाल का आसनसोल के लेकर कलकत्ता और फिलहाल नदिया जिला की यही तस्वीरें सामने आते हैं। पश्चिम बंगाल से दुलाल के साथ संतनु बनर्जी, ANB बंगाल। तो आपने देखा किस तरह से ईद का त्यौहार लगातार मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन यहाँ पर जो अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के तमाम नियमों का भी पालन करना है, वो तमाम नियमों का पालन होता हुआ देश में ज़रूर नज़र आ रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।